हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीडी साइंस क्लास में। जीडी साइंस क्लास में हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की एसएसटी, और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, कारण, ये सब पे हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम लोग यूरोप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है 1848 की उदारवादी क्रांति की विशेषताएं और परिणाम। 1848 में जो क्रांति हुई थी उसकी क्या विशेषताएं थी और क्या परिणाम हुए उस क्रांति के यूरोप में, और किस तरीके से फ्रांस में किस तरीके से इस क्रांति ने अग्रसर हुई। ये आपका शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम आपसे इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट वाइज करके पूछा हुआ है, मीन्स शॉर्ट आंसर में एक बार में आपका पूछा है विशेषताएं और नेक्स्ट बार में आपसे पूछा है परिणाम। लेकिन हम अपने क्लास में विशेषताएं और परिणाम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए लॉन्ग आंसर में भी अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या परिणाम हो सकते हैं या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, और ये क्रांति हुई थी क्यों। 1848 की क्रांति का मेन लक्ष्य क्या था आपका, पहले इस पे बात करेंगे। तो 1848 की जो क्रांति थी उसका मेन लक्ष्य था राष्ट्रीय एकीकरण, मतलब राष्ट्र में एकीकरण करना, राष्ट्र राज्य का निर्माण करना, प्रजातंत्र को समाप्त करके, तानाशाही राजाओं के शासन को समाप्त करके एक नागरिकों के हाथ में प्रभुसत्ता को लाना, यही मेन लक्ष्य था आपका इस क्रांति का। किस क्रांति का? 1848 की उदारवादी क्रांति का। उदारवादी क्रांति के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1848 की उदारवादी क्रांति का आपका मेन लक्ष्य था कि एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्य को एक करना, एक राष्ट्रीयता का निर्माण करना, यही उनका मेन लक्ष्य था। जिसमें आपको देखिए वो किस चीज़ की स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने आपको जैसे बता कि राजा के शासन को समाप्त कर रहे हैं, तो वो संविधान का निर्माण करना चाह रहे थे, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संविधान सिद्धांत पर आधारित, इस प्रकार के उदारवादियों की 1848 की आधारित हो। मतलब राष्ट्र जो है वो राज्यों के निर्माण करना चाह रहा था और आपकी हर तरीके की स्वतंत्रता दिलाना चाह रहा था। जो भी उस पर क्रांतिकारी थे, उसमें जिन्होंने भी भाग लिया था, वो बस उनका मेन मोटिव ये था कि एक राष्ट्र बने और वो राष्ट्र जो हो वो उसकी सत्ता वो प्रजातंत्र या संविधान पे निर्धारित हो। ऐसा लक्ष्य था इस क्रांति का। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है इस क्रांति की क्या विशेषताएं रही, तो थोड़ा सा विशेषताओं पे बात कर ले। तो जो आपका उदारवादी शब्द है वो आपका उदार शब्द है, उदारवाद, वो आपका लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। मीन्स मैंने बताया कि उदारवादी आज़ादी के लिए हो रहा है ये। तो उदारवाद का अर्थ आपका, ये लैटिन भाषा का शब्द है लिबर, और उसका अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है, इसलिए बना है उदारवादी। अब मध्यम वर्ग जो थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे वही थे इस क्रांति के मेन अग्रदूत, कह सकते हैं आप, मध्यम वर्ग के लोग थे। व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। मध्यम वर्ग के लोग क्या चाहते थे कि व्यक्ति आज़ाद हो और कानून के समक्ष जो अधिकार है, जो बराबरी है, वो सबको प्राप्त हो। जैसे कि पोप हुआ, आपका चर्च धर्म के कैथोलिक लोग हैं, या सामंत वर्ग है, या राजा है, या राजशाही परिवार है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हो और नागरिकों को, मध्यम वर्ग को कोई इस तरीके के अधिकार ना दिए गए हों। अगर टैक्स लग रहा है तो सबके ऊपर समान रूप से लगे। अगर किसी को किसी चीज़ के लिए दंडित किया जा रहा है तो वो दंड राजशाही परिवार से लेकर के आपका वो एकदम निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए भी सेम होना चाहिए। ऐसी उनकी सोच थी, इसलिए उन्होंने ये क्रांति की। ठीक है, तो मतलब आज़ादी चाहिए थी और कानून के समक्ष बराबरी चाहिए थी मध्यम वर्ग को। तो इसकी देखिए हमने 4 पॉइंट में विशेषताएं लिख रखी है। देखिए, सहमति से बनी सरकार पर जोर, मतलब इनका कहना था कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे
जो सबकी सहमति से बनी हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के निर्णय से नहीं बल्कि सबकी सहमति से, चाहे वो उच्च वर्ग का हो चाहे वो निम्न वर्ग का हो, उसमें सबकी सहमति। अगर आप नियम बना रहे हैं, आप उच्च वर्ग के हैं, आप नियम बना रहे, तो उस नियम पे मध्यम वर्ग हुआ या निम्न वर्ग हुआ, वो भी उस नियम पे एग्री होना चाहिए कि हाँ हमें ये नियम स्वीकार है। इस तरीके की नियम, इस तरीके की कानून, इस तरीके की सरकार के निर्माण के लिए उन्होंने कहा। ठीक है, निरंकुश शासक और पादरी, जो निरंकुश शासक है आपके और जो पादरी वर्ग है, मैंने जैसा कि बताया पोप का, चर्च का बहुत ज़्यादा प्रचलन था उस टाइम पे। पादरी वर्ग है फ्रांस में, पादरी वर्ग, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के अधिकारों की समाप्ति की जाए तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व की सरकार लागू की जाए। पोप, मैंने बताया कि पोप जो है, पिछले लेक्चर में भी हमने फ्रांसीसी क्रांति में बात की थी कि फ्रांस पे, यूरोप में पोप जो है सबसे बड़ा था, उसके बाद आपका सामंत वर्ग था। तो पोप के, पादरियों के जो अधिकार हैं उनको समाप्त करने की बात की जा रही है, राजा के शासन को समाप्त करने की बात की जा रही है और मांग हो रही है, डिमांड हो रहा है इस क्रांति के द्वारा संविधान का और संसदीय प्रतिनिधि का, कि संसदीय प्रतिनिधित्व हो और आपके संविधान का निर्माण हो, राज्य बने, राष्ट्र बने, ऐसा निर्माण, ऐसी सरकार के लिए मांग की जा रही है इस क्रांति के द्वारा। ये उसकी विशेष वो है। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। मीन्स जो उदारवादी थे वो जो निजी संपत्ति होती थी लोगों की, उसके स्वामित्व की अनिवार्यता, मतलब जो भी निजी संपत्ति अगर किसी की है तो वो उसकी ही रहेगी, उसकी अनिवार्यता पर उदारवादी बल देते थे कि वो उसका ही मालिक रहेगा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सामंत वर्ग जो था वो इस चीज को लेकर के निम्न वर्ग के साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी कह सकते हैं आप, या फिर बहुत ही घृणा वाला व्यवहार करता था, उनकी संपत्ति को हड़प लेते थे, उनको लेकर के उन्हें केवल एक छोटा सा मात्र हिस्सा दिया करते थे उनके काम के लिए, कृषि के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे। तो उनका ये कहना था उदारवादियों का कि जो निजी संपत्ति का स्वामित्व होगा उसकी अनिवार्यता पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका चौथा और लास्ट है आपका, वो है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक मामलों में, इकोनॉमिकल कंडीशन में बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना चाहता था। मीन्स जो आपकी पूंजी हुई या कोई वस्तु है बाजार से, उसका आयात निर्यात हो रहा है या लोगों का आवागमन हो रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उस पर जो भी नियंत्रण था पोप का या सामंत का या राजा का, कि आपको कहीं अगर यात्रा करने जाना है, तीर्थ स्थानों पे जाना है, या फिर आपको अपने वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश भेजना है, फ्रांस से आपको यूरोप के किसी अन्य राज्य में, अन्य देश में व्यापार करना है, तो वो उनसे एक टैक्स लिया करते थे। यहाँ तक कि निम्न वर्ग पर वो टैक्स जो था आपका, उसी राज्य के अंदर भी अगर आपको कहीं आपको अपने वस्तुओं का आयात निर्यात करना पड़ता था तो उसके लिए भी उनसे टैक्स लिया जाता था। तो वो इसको, उदारवादी जो थे, इसको समाप्त करना चाहते थे कि अब इस पर किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अब हम जहाँ चाहे, जिससे चाहे, जैसे चाहे अपनी इच्छा से व्यापार कर सकते हैं और वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं और उसके लिए हमें किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसी डिमांड उदारवादियों द्वारा की गई। ठीक है, ये एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थे जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको किसी तरीके की कोई बाधा नहीं चाहिए थी या किसी का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए था अपनी वस्तुओं या अपने कहीं आने जाने के निर्णय को लेकर के। ऐसी डिमांड उदारवादियों ने की थी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है गाइस, विशेषता के बारे में बात की हमने। ये आपका क्वेश्चन था 1848 की उदारवादी क्रांति की क्या विशेषता थी। तो ये विशेषता है आपकी, ये 4 विशेषता आप लिख देंगे, आपके लिए इनफ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिणाम। ठीक है, कि 1848 की उदारवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ। अब इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, क्रांति हो रही है उसके लिए,
तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो उसका परिणाम निकला हुआ होगा। इनकी डिमांड जो थी उसको आगे बढ़ाया गया या खारिज कर दिया गया या उसको दबा दिया गया, क्या हुआ इसके बारे में अब बात करेंगे कि क्या परिणाम हुए उसके। तो देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे परिणाम। तो परिणाम क्या था, रूढ़िवादी शक्तियां उदारवादी आंदोलन को दबा तो पाई, जो रूढ़िवादी शक्तियां थी वो इस आंदोलन को दबा दी मगर पुरानी व्यवस्था बहाल ना कर सकी। मतलब कि उन्होंने इस आंदोलन को दबाने में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की, लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति हुई या फिर जो अन्य क्रांति हुई फ्रांस में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा, लगभग आपकी 30 क्रांतियाँ हुई थी फ्रांस में। तो फ्रांस में जो अन्य क्रांतियाँ चल रही थी या फिर ये जो उदारवादी क्रांति हुई थी, इसकी कुछ ना कुछ चिंगारी जो थी या कुछ ना कुछ जो इसके बचे हुए अवशेष कह सकते हैं आप थे, वो इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। रूढ़िवादी लोग इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए, यानी कि राजा जो था पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया, इस क्रांति को पूरी तरह से दबाने में असफल रहा। ठीक है, राजाओं को समझ आ गया, लेकिन इतना राजाओं को समझ आ गया कि उदारवादी क्रांति को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। मीन्स राजा लोगों को अब ये समझ आ गया कि अगर हमें इस क्रांति से छुटकारा पाना है या इस दबी हुई चिंगारी को हमेशा के लिए बंद करना है, ख़त्म करना है, तो अब हमें अपनी जायदाद का या अपनी ज़मीन का, भूभाग का कुछ हिस्सा जो है अब उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे जाकर के ये और भी भयानक रूप से ये क्रांति सामने आ सकती है। तो राजाओं ने निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को देखने की दृष्टि, उनको समझने की दृष्टि थोड़ी कम कर दी। ठीक है, ऐसा उनका ये परिणाम हुआ इस क्रांति का। फिर 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तन को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। देखिए अब राजाओं ने अपना किस तरीके से विचार को बदला है, किस तरीके से अपने शासन के नियम को बदला है। इन्होंने क्या किया कि जो निरंकुश राजशाही थे उन लोगों ने परिवर्तन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है तो हम अपने जो शासन नीति अपना रहे थे, अब हम उस शासन नीति को नहीं अपनाएंगे। अब हम कुछ ऐसा करेंगे, ये भी उनकी एक रणनीति हो सकती है कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे जो मध्यम वर्ग है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके परिवर्तन थे, जो वो परिवर्तन थे, उन्होंने पश्चिमी यूरोप के परिवर्तन को अपना लिया और उसको अपनाने से कहीं ना कहीं वो जो थे इस क्रांति से उनको मुक्ति मिली या इस क्रांति से उन्हें कुछ समय के लिए ही पर उन्हें राहत मिली। ठीक है, उसके बाद हैप्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र, जो भी हैप्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र थे और रूस के जो भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी थी, उन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया। ऐसा था कि ये लोग क्या करते थे, रूस में जो है बंधुआ मजदूरी करने वाले, मतलब कि ज़मीन पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सामंत वर्ग था वो क्या करता था कि भूमि का स्वामी अपने आप को रख के उसमें लोगों को देता था, किसानों को खेती करने के लिए। बट वो करता क्या था कि अब ये भूमि मेरे नाम पे है, इस पे खेती तुम करोगे, इससे जो भी अनाज पैदा होगा, जो भी फसल पैदा होगी, वो हम उसके मालिक हम होंगे, मजदूरी तुम्हारी तुमको बस दी जाएगी। तो जबकि वो इस तरीके के व्यवहार को उनके साथ करते थे और उनको बहुत ही कम मात्रा में उनको वेतन देते थे या जो भी देते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बंधुआ मजदूरी को भी अब उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया, भूदासता से लोगों को मुक्ति दिला दी। मीन्स अब वो निजी संपत्ति, जैसा कि मैंने बताया कि निजी संपत्ति के लिए वो अपने हक की लड़ाई कर रहे थे, मांग रहे थे, तो वो उनको मिल गया। ठीक है, उसके बाद हैप्सबर्ग शासकों ने हंगरी, जो हैप्सबर्ग के शासक थे, उन्होंने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। जो हैप्सबर्ग के शासक थे उन्होंने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी। क्यों दी? क्योंकि शायद वहीं से जो है तो बहुत ज़्यादा
मध्यम वर्ग के लोग जो हैं इस क्रांति में, उदारवादी लोग जो थे इस क्रांति में आपके आगे आए होंगे। या आप कह सकते हैं कि हंगरी की स्थिति कुछ ज़्यादा ही दयनीय थी, ज़्यादा ही ख़राब थी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता तो इन लोगों ने प्रदान कर दी, पर इससे जो निरंकुश मैग्यारो थे, वो जो मैग्यारो के लोग थे, निरंकुश मैग्यारो के प्रभुत्व का रास्ता साफ कर दिया। ये तो किया हैब्सबर्ग वालों ने, हंगरी के लोगों के प्रति उन्होंने कह सकते हैं आपकी एक अच्छी दृष्टि रखना शुरू किया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि मैग्यारो को एक अच्छा रास्ता मिल गया अपने राजा को, अपने अस्तित्व को कायम रखने में, अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने में उनको एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड हो गया। आई होप गाइज आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही होंगी, आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। ये हम क्वेश्चंस की तैयारी करें, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे बोल देती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।